जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम करता हूं आप सभी ड्राइवर भाइयों का आपके अपने परिवार दीपक टेक्निकल अड्डा में। दोस्तों, पोल्यूशन के टॉपिक से आज ये हमारी सेकंड क्लास रहेगी। और देखिए, जो फर्स्ट क्लास है वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस सेकेंड क्लास में हम लोग टॉप MCQs को डिस्कस करेंगे एंड इसके बाद पोल्यूशन के टॉपिक पर एक क्लास और लेकर आ रहा हूँ। और जैसे ये 3 क्लास कंप्लीट होगी, आपका जो ये पोल्यूशन का टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके एग्जाम में ये 3 क्लास बस आप देख लेना, इनसे बाहर पोल्यूशन का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन TCS पैटर्न एंड SSC प्रीवियस ईयर पर आधारित होंगे, जो कि आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। गाइस, इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे और आप एक अच्छा स्कोर करने में कामयाब हो पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गाइस, पोल्यूशन की पहली क्लास में हमने कुछ इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस किया था, तो एक बार उन सभी MCQs का रिवीजन करते हुए जो हमारी सेकंड क्लास है इसको हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन था, पेट्रोल इंजन के लिए पहला उत्सर्जन मानदंड किस वर्ष पेश किया गया था। तो पेट्रोल इंजन के लिए मैंने आपको बताया था 1991 में, और डीजल इंजन के लिए 1992 में। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन था, वाहनों के निकास से वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या फिट किया जाता है। तो गाइस, उत्प्रेरक परिवर्तक, जिसे कैटलिक कन्वर्टर बोलते हैं, ये वाहनों में फिट किया जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, द्वितीयक वायु प्रदूषक का एक उदाहरण यहाँ पे, तो वो हो जाएगा ओजोन O3। इसके अलावा कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हैलोजन यौगिक, ये सभी के सभी प्राथमिक वायु प्रदूषक के एग्जाम्पल है। देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड कोड 49541968 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जो स्वीकार्य बाह्य ध्वनि का स्तर है वो कितना था, 50 से 60 डेसिबल। CNG में मुख्य रूप से कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, तो मेरे भाई मीथेन गैस, जो कि 84% होती है। ठीक है, और बाकी जो ये है ये सारे गलत हो जाएंगे। ऑटोमोबाइल ईंधन में उच्च सल्फर कंटेंट का क्या प्रभाव है। ईंधन में जो उच्च सल्फर कंटेंट होता है वो ऑटोमोबाइल इंजन में क्षरण का कारण बनता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। इसके अलावा सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन सिस्टम, ये डीजल वाहनों में लगाया जाता है, ना कि पेट्रोल वाहनों में। ठीक है, CNG के साथ में हाइड्रोजन को मिलाकर HCNG का उत्पादन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। इसके अलावा डीजल और पेट्रोल के उपयोग को दिल्ली में DTC बसों में CNG द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, क्योंकि CNG एक स्वच्छ और गैर प्रदूषणकारी ईंधन होता है, इसलिए दिल्ली में जो DTC बसें थी डीजल और पेट्रोल से चलने वाली, ठीक है, तो डीजल और पेट्रोल के उपयोग को बंद करके उसको कन्वर्ट, मतलब जो वाहन थे चलने वाले डीजल पेट्रोल से, उनको कन्वर्ट किस में किया है, CNG में, है ना। और CNG एक स्वच्छ और गैर प्रदूषणकारी ईंधन होता है। इसके अलावा देखिए, उत्प्रेरक परिवर्तक मोटर वाहन के किस भाग में लगाए जाते हैं, तो एग्जॉस्ट भाग में लगाए जाते हैं। इस पिक्चर में आपने देखा होगा, इंजन के जो एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं वहाँ पे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगा हुआ है। उस एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के ज़रिए एक पाइप के थ्रू कैटलिक कन्वर्टर लगा होता है, जो कि इंजन से आने वाली जो हानिकारक विषैली गैसें होती है उनको क्लीन करता है। इसके आगे मफलर लगा होता है, जो कि वाहनों के चलने से जो इंजन में तीखी आवाज़ें निकलती है उन आवाज़ों को कम करने का जो मेन काम करेगा वो मफलर करेगा। उसके बाद एग्जॉस्ट पाइप के ज़रिए आगे जो टेल पाइप लगी होती है, ठीक है, जो भी धुआं होती है, जो भी जली हुई गैसें होती है वो बाहर वायुमंडल में निकल जाती है। देखिए, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस कारण से ऑटोमोबाइल में CNG का उपयोग पेट्रोल से बेहतर है। तो कारण कौन कौन से हैं मेरे भाई। CNG सस्ता होता है, एक तो कम प्रदूषणकारी होता है, और CNG में मिलावट नहीं हो सकती। तो चारों ही ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। इसके अलावा हमने बात की थी TEL पर प्रतिबंध लगाने से पहले ऑटोमोबाइल के निकास में कौन सा तत्व मौजूद था, तो ऑप्शन नंबर बी लेड यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए,
गाइज़ आपने जो दिल्ली पुलिस का सिलेबस है उसको अच्छे से रीड किया होगा, अच्छे से समझा होगा और उसी के आधार पर आप लोग आज तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा पार्ट डी है ना, इस पार्ट डी में एक तो रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस की काफ़ी क्लासेस ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है मेरे भाई, अगर नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल्स, मतलब सिग्नल्स, व्हीकल एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये हमारे लिए यहाँ पर आज की इस क्लास के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, आज एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। पोल्यूशन देखो एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी। तो मेरे भाई पेट्रोल, डीजल और सीएनजी व्हीकल से होने वाला जो एयर पोल्यूशन है ना, एक तो उसको हमें अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा जो नॉइस पोल्यूशन है, ठीक है, जो शोर संबंधित पोल्यूशन है, ठीक है, व्हीकल के चलने से जो ज़्यादा आवाज़ें होती है, शोर होता है, उस नॉइस पोल्यूशन की यहाँ पे बात हुई है। तो एक तो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी व्हीकल से जो एयर पोल्यूशन होगा, मतलब एयर की यहाँ पे बात होगी, दूसरी यहाँ पे नॉइस की। लेकिन मेरे भाई वाटर पोल्यूशन का यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं है। तो ज़्यादा जो फोकस करना है आपको वो एयर पोल्यूशन, ठीक है, और नॉइस पोल्यूशन पे करना है। पोल्यूशन के संबंध में जो हमारी पहली क्लास थी उसमें मैंने पेट्रोल और डीजल व्हीकल के संबंध में काफ़ी क्वेश्चन आपको करा, उनकी थ्योरी भी मैंने आपको करवाई है। ठीक है, तो कुछ जो आपके डाउट है वो तो वहाँ से क्लियर हो गए होंगे। कुछ जो मैटर बचा हुआ है डीजल, पेट्रोल और सीएनजी व्हीकल का, वो अभी जो तीसरी क्लास आएगी ना उसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा। ये 3 क्लास बस आप लोग देख लेना, ये काफ़ी है इस पोल्यूशन के टॉपिक के रिगार्डिंग, पूरा का पूरा मैं करवा दूंगा। लेकिन आज की जो क्लास रहेगी ये मेरे भाई नॉइस पोल्यूशन के रिगार्डिंग रहेगी। कंप्लीट नॉइस जो पोल्यूशन है इसका पोस्टमार्टम करेंगे, कोई भी चीज़ें आपकी नहीं छूटेगी, बहुत ही अच्छे लेवल से आप सभी भाइयों को मैं करवाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी ड्राइवर भाइयों के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर है कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए। जो नॉइस पोल्यूशन होता है उसको नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए ऑटोमोबाइल्स को असरदार साइलेंसर का इस्तेमाल करना चाहिए। जो ऑटोमोबाइल्स इंजन है उसमें अच्छे साइलेंसर का उपयोग करेंगे तो क्या हम नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर यस, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, साइलेंसर के माध्यम से क्या होगा, जो तीखी आवाज़ें होती है ना वो कम हो जाती है। जब इंजन चलेगा तो उसमें काफ़ी स्पीड से पिस्टन वर्क करते हैं और अंदर से जो तीखी आवाज़ें आती है उन तीखी आवाज़ों को मेरे भाई कम करने के लिए क्या करेंगे, साइलेंसर का यूज़ करते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, मफलर होता है। ठीक है, साइलेंसर बोले या मफलर बोले दोनों एक ही बात है। तो साइलेंसर या मफलर के इस्तेमाल से इंजन से आने वाली तीखी आवाज़ें कम हो जाएगी जिससे कि ध्वनि प्रदूषण कम होगा। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा देखिए सड़कों के किनारे पौधे लगाने चाहिए। क्या सड़कों के किनारे पौधे लगाने से ध्वनि प्रदूषण कम होता है। आपने देखा होगा इस जो 4 लेन सड़क होती है या जो 6 लेन जो हाईवे होते हैं, ठीक है, जितने भी नेशनल हाईवेज़ है ना आपने देखा होगा, ठीक है, एक तो ये 1 वे हो गया, ठीक है, एक मतलब एक साइड जाने की है तो दूसरी साइड आने की है, लेकिन बीच में क्या लगे होते हैं, बीच में लगे होते हैं पौधे। वो पौधे किस चीज़ के लिए होते हैं, ताकि एक साइड से जो वाहन जा रहा है और दूसरी साइड जो वाहन आ रहा है, ठीक है, इन दोनों का शोर आपस में डिस्टर्ब ना करे। कुछ हद तक क्या करते हैं कि ये जो पौधे होते हैं ना, ये पौधे ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं, है ना, ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों के किनारे पर या फिर सड़कों के बीच में पौधे लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा। इसके अलावा देखिए लाउड स्पीकर होते हैं, लाउड म्यूजिक प्लेयर होते हैं, उनके ऊपर अगर प्रतिबंधित किया जाए उनको, ठीक है, उनके उपयोग को अगर कम किया जाए, उनको उपयोग को बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए उपयुक्त सभी, ये चारों ही ऑप्शन है ना बिल्कुल ठीक है। मतलब 3 ऑप्शन जो ऊपर दे रखे हैं कि ऑटोमोबाइल को असरदार साइलेंसर का इस्तेमाल होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। सड़कों के किनारे पौधे लगाने चाहिए, ये भी ठीक बात है। और जो लाउड स्पीकर या लाउड म्यूजिक प्लेयर होते हैं उनको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये भी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो चारों ही मतलब ठीक है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि
आप देख रहे हैं ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के अनुसार भारत में वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए जो रात्रिकालीन ध्वनि का मानक है ना, उसके बारे में दोस्त यहाँ पे बात हुई है। देखो, ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000, इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो नॉइस पोल्यूशन है कुछ स्टैंडर्ड बने हुए हैं कि भाई अगर कोई औद्योगिक क्षेत्र है तो रात में ध्वनि का स्तर क्या होना चाहिए और दिन में क्या होना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई वाणिज्यिक क्षेत्र है तो वहाँ पे ध्वनि का स्तर रात में क्या होना चाहिए और दिन में क्या होना चाहिए। देखिए, जो स्टैंडर्ड बना हुआ है ना, इस नियम के अनुसार अगर उससे ऊपर अगर ध्वनि का स्तर होगा तो वो नॉइस पोल्यूशन या कि ध्वनि प्रदूषण कैटेगरी में आ जाएगा, उस पर कानूनन कार्रवाई भी हो सकती है। देखिए, 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। बात यहाँ पे हुई है वाणिज्यिक क्षेत्र की। किसकी बात है मेरे भाई? वाणिज्यिक क्षेत्र की यहाँ पे बात हुई है। तो वाणिज्यिक क्षेत्रों में जो रात्रिकालीन ध्वनि का मानक है वो कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सेकंड 55 डेसिबल। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 55 डेसिबल यहाँ पे ठीक हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जानते हैं कि भाई शोर क्या होता है। आपको शोर के बारे में पता होना, शोर की जो डेफिनेशन है ना वो आपको पता होना चाहिए। कोई भी अवांछित ध्वनि जो मानव कान में झुंझलाहट, जलन और दर्द का कारण बनती है ना, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे दोस्त शोर। ठीक है, ये तो हो जाएगी शोर की डेफिनेशन। इसके अलावा अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है? देखो, अगर ध्वनि प्रदूषण और इसके स्रोत की बात करें, है ना, ध्वनि प्रदूषण और इसके स्रोत की अगर हम बात करेंगे तो इनको पहले जो वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम है, कब पारित हुआ था मेरे भाई? 1981 में पारित हुआ था। ठीक है, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 में पारित हुआ था। तो ये तो ध्वनि प्रदूषण और जो इसके स्रोत हैं पहले इस अधिनियम से संबंधित थे, लेकिन बाद में क्या हुआ? 1999 में, ठीक है, जो पर्यावरण प्रदूषण है, ठीक है, जो पर्यावरण प्रदूषण वो कब? 1986 में आया था। ठीक है, वायु प्रदूषण कब है? 1981 में। तो बाद में क्या हुआ कि ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के तहत इन सभी जो ध्वनि के प्रदूषण के स्रोत हैं इनको अलग से परिभाषित किया गया था। बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ध्वनि प्रदूषण को पहले तो जो वायु प्रदूषण का जो अधिनियम है 1981 उसके तहत संबोधित किया गया था, लेकिन बाद में अलग से एक ध्वनि प्रदूषण का नियम बना के, और उस नियम का नाम क्या है? ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000। ठीक है, इसके तहत ध्वनि प्रदूषण हो गया और इसके स्रोत उसको अलग से परिभाषित किया गया था। गाइस आगे देखिए, इसके तहत जो विभिन्न शोर स्तर है ना उसको परिभाषित किया गया। तो वो शोर स्तर कौन कौन से होंगे जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आपको देखो अच्छे से याद करना है मेरे भाई। ध्वनि प्रदूषण नियमों ने विभिन्न क्षेत्रों में दिन और रात दोनों समय के लिए ध्वनि के स्वीकार्य स्तर को परिभाषित किया है। ठीक है, और वो स्तर देखिए हर क्षेत्र के लिए अलग अलग होता है। औद्योगिक क्षेत्र की बात करेंगे तो उसमें दिन और रात का अलग होगा। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं वाणिज्यिक क्षेत्र की तो उसमें दिन और रात के लिए अलग से होता है। औद्योगिक क्षेत्र में क्या होता है कि दिन के समय अगर 75 डेसिबल से ऊपर अगर ध्वनि का स्तर होगा तो वो नॉइस पोल्यूशन कैटेगरी में आएगा। वहीं अगर रात की मैं बात करूं तो 70 डेसिबल यहाँ पे दिया हुआ है। अगर वाणिज्यिक क्षेत्रों की बात करेंगे तो 65 डेसिबल होगा, और रात के समय बात करेंगे तो 55 डेसिबल। ये दिन और रात का मेरे भाई अलग अलग एग्जाम में पूछता है। आपका एग्जाम सीधा आपसे पूछेगा या तो औद्योगिक क्षेत्र के बारे में पूछेगा, या फिर पूछेगा वाणिज्यिक क्षेत्रों के बारे में, या किसी आवासीय क्षेत्रों के बारे में बात कर लेगा, या फिर जो साइलेंट जोन होते हैं ना उनके बारे में बात कर लेगा। अगर आवासीय क्षेत्रों की मैं बात करूं तो दिन और रात का जो है 55 डेसिबल तो होगा दिन में और 45 डेसिबल होगा रात में। ये ध्वनि का स्तर, अगर इससे ऊपर अगर जाता है ध्वनि का स्तर तो वो ध्वनि प्रदूषण की कैटेगरी में आ जाएगा। देखिए, राज्य सरकारों ने साइलेंट जोन घोषित किए हैं। ठीक है, राज्य सरकारों ने साइलेंट जोन घोषित किए हैं जिसमें कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, अस्पताल हो गया और अदालत परिसर के 100 मीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र। तो इन सभी जो क्षेत्र हैं, चाहे वो कॉलेज की बात करें, स्कूल की बात करें, अस्पताल की बात करें, या फिर अदालत परिसर के 100 मीटर के दायरे में जो भी क्षेत्र है
वो सभी क्षेत्र साइलेंट जोन कैटेगरी में आएंगे। और साइलेंट जोन जो कैटेगरी है इसमें एक स्टैंडर्ड होता है कि अगर उस स्टैंडर्ड से ऊपर अगर वॉइस का स्तर होगा, आवाज़ का स्तर होगा, तो वो ध्वनि प्रदूषण कैटेगरी में आएगा। चलिए, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिसमें 2 कथन आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो आप मान के चलना कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। ठीक है, पहला कथन देखो क्या कह रहा है। ध्वनि प्रदूषण का जो प्रतिकूल प्रभाव है वो व्यक्ति की श्रवण शक्ति के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अभी चेक करेंगे इसको। कथन सेकंड, मानवीय अवधारणा ध्वनि स्तर के संबंध में रैखिक है। अगर मैं पहले कथन की बात करूं तो आप इसको ध्यान से पढ़े कि ध्वनि प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव व्यक्ति की श्रवण शक्ति के साथ साथ उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। अरे भाई बताओ, क्या अगर ज़्यादा आवाज़ें होगी, अगर आपके आसपास 2, 3 या 4 अगर डीजे एक साथ बजा दिए जाएं जिससे ध्वनि का स्तर बहुत ज़्यादा हो जाए, तो आप कब तक सहन करेंगे, कब तक सुनेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि आपका जो मन है, आपका जो दिमाग है, ठीक है, वो सुनना बंद कर देगा, है ना। आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है ना वो ठीक नहीं रहेगा। तो मानसिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है, ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी। कथन नंबर फर्स्ट तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। लेकिन जो कथन सेकंड है, मानवीय अवधारणा ध्वनि स्तर के संबंध में रैखिक है, शायद ये लाइन आपको समझ में नहीं आ रही होगी। ठीक है, इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन ये लाइन यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही हो जाएगा? कथन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है कि कथन पहला तो सत्य होगा लेकिन कथन सेकंड असत्य हो जाएगा। चलिए, अब इसका अच्छे से पोस्टमार्टम करते हैं। कथन सेकंड जिसे हमने गलत माना है, जो कि सही नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, शोर के स्तर की जो मानवीय अवधारणा है ना वो क्या है, रैखिक है। ये बात यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है, ध्यान से पढ़ना एक बार। प्रबलता ध्वनि आयाम के लिए एक व्यक्तिपरक प्रतिक्रिया है। ठीक है, जो प्रबलता होगी वो ध्वनि आयाम के लिए एक कैसी प्रतिक्रिया मेरे भाई, एक व्यक्तिपरक प्रतिक्रिया है। ठीक है, मानव द्वारा ध्वनि की शक्ति का आकलन है। ये मानव द्वारा ध्वनि की शक्ति का आकलन है। अगर मैं बात करूं मेरे भाई, ध्वनि का तो दाब स्तर है ना, ध्वनि दाब स्तर या फिर ध्वनि शक्ति स्तर से रैखिक रूप से संबंध नहीं रख सकती है। ठीक है ना, ध्वनि एक तो दाब स्तर और एक शक्ति स्तर से रैखिक संबंध ध्वनि का नहीं होता है। इसलिए ये जो ऑप्शन, जो कथन सेकंड था, यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। ठीक है, WHO की कुछ गाइडलाइन है, उसकी मैं बात यहाँ पे करने वाला हूँ। WHO के अनुसार मेरे भाई 8 घंटे से अधिक समय तक अगर आप 85 डेसिबल से ऊपर लगातार अगर शोर आपके आसपास हो रहा है या आप सुन रहे हैं, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए कैसा है, ये खतरनाक होगा। 8 घंटे से अधिक समय तक अगर 85 डेसिबल का शोर आपके आसपास कहीं भी हो रहा होगा, या आप उस शोर में रह रहे हैं या आप उसको सुन रहे हैं, तो आपके मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। ये WHO की गाइडलाइन है। इसके अलावा देखिए, अगर मैं वयस्क मनुष्य की बात करूं तो 140 डेसिबल, और अगर बच्चों की बात करते हैं तो 120 डेसिबल जो ध्वनि प्रदूषण है ना, वो उसकी श्रवण शक्ति को, मतलब श्रवण क्षति कारण बनता है। इस ध्वनि स्तर का जो प्रदूषण होगा वयस्क मनुष्य के लिए 140 डेसिबल और बच्चों के लिए मेरे भाई 120 डेसिबल। तो अगर ये ध्वनि का स्तर हमारे आसपास कहीं भी होता है, जो हमारी सुनने की क्षमता है ना वो बिल्कुल कम हो जाएगी, श्रवण क्षति का कारण बनेगा ये जो ध्वनि का स्तर होता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है, 140 डेसिबल हाईएस्ट है ये वयस्क मनुष्य के लिए, और बच्चे के लिए 120 डेसिबल। तो इससे अगर देखिए, ये अगर स्तर रहेगा तो श्रवण क्षति का कारण बनेगा आपको। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा और क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर है मेरे भाई। देखिए, यदि किसी दी गई ध्वनि की तीव्रता को 2 गुना बढ़ा दें, है ना, ध्वनि की तीव्रता की यहाँ पे बात हुई है। अगर ध्वनि की तीव्रता को 2 गुना बढ़ा दें तो डेसिबल में ध्वनि का स्तर कितना बढ़ जाएगा, है ना। अगर ध्वनि की तीव्रता को 2 गुना बढ़ा देंगे तो डेसिबल में ध्वनि का जो स्तर है वो कितना बढ़ जाएगा। डेसिबल में यहाँ पे वैल्यू पुट हो रखी है। तो आपको मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, आपको साफ साफ बस ये याद रखना है, अगर ध्वनि की तीव्रता 2 गुना होगी, ठीक है, तो डेसिबल में ध्वनि का स्तर 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर
सेकंड। इसका स्पष्टीकरण भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए स्पष्टीकरण अगर आप देखते हैं तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, जो कि इतना आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो आपको बस सीधा याद रखना है, अगर ध्वनि की तीव्रता 2 गुना बढ़ेगी तो डेसिबल में ध्वनि का स्तर 3 हो जाएगा। बस आप इतना याद रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे विकल्प सेकंड सही हो जाएगा। आगे आप देखिए, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी परिमाण की मानक ध्वनि तीव्रता के संदर्भ में डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी पदार्थ है, कोई भी चीज़, उसको मापने एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। उस स्टैंडर्ड की यहाँ पे बात हुई है। किसी परिमाण की मानक ध्वनि तीव्रता के संदर्भ में डेसिबल में जो ध्वनि है, ध्वनि प्रदूषण होता है, उसको मापते हैं। क्या पिकोवाट प्रति मीटर स्क्वायर में मापते हैं, या फिर मिलीवाट प्रति मीटर स्क्वायर में मापेंगे, या नैनोवाट में, या फिर माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर में। तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 पिकोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। ये यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। 1 पिकोवाट प्रति मीटर स्क्वायर परिमाण एक मानक ध्वनि तीव्रता के संदर्भ में डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। देखिए एक अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के लिए रात के समय का निर्धारित ध्वनि मानक कितना होगा। यहाँ पे मेरे भाई बात हुई है शैक्षणिक संस्थानों की। किसकी बात हुई है? शैक्षणिक संस्थानों की, और वो भी रात के समय में। तो शैक्षणिक संस्थानों में रात के समय में जो निर्धारित ध्वनि का मानक होना, तो वो मानक कितना होगा, ठीक है। और किस नियम के अनुसार ये बात हो रही है? ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के अनुसार। इस नियम के अनुसार जितने भी शैक्षणिक स्तर है, ठीक है, जहाँ पे स्कूल है, कॉलेज है, ठीक है, कोई भी एकेडमी है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, तो जितने भी शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पे रात के समय में जो ध्वनि का मानक है ना, जो निर्धारित ध्वनि मानक है, वो कितना होना चाहिए। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर यहाँ पे 40 देखिए, 40 डेसिबल। तो 40 डेसिबल यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और ये शैक्षणिक संस्थान की यहाँ पे बात हुई है। अगर हम बात करें मेरे भाई औद्योगिक क्षेत्र की, देखिए औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय 75 डेसिबल से ऊपर का ध्वनि स्तर नहीं होना चाहिए। वहीं अगर रात की बात करेंगे तो रात में 70 डेसिबल से ऊपर ध्वनि का स्तर नहीं होना चाहिए। अगर मेरे भाई व्यावसायिक क्षेत्र की बात करते हैं तो व्यावसायिक क्षेत्रों में 65 डेसिबल से ऊपर नहीं होना चाहिए दिन के अंदर, और वहीं अगर रात में बात करेंगे तो 55 डेसिबल से ऊपर नहीं होना चाहिए। आवासीय क्षेत्रों में अगर देखा जाए यहाँ पे तो 55 डेसिबल में मतलब दिन का समय होगा तो दिन के समय में 55 डेसिबल से ऊपर नहीं होना चाहिए। वहीं अगर रात के समय की बात करेंगे तो 45 डेसिबल से ऊपर का ध्वनि स्तर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आवाज़ निषिद्ध क्षेत्र, ठीक है, ये हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं साइलेंट जोन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? साइलेंट जोन। आवाज़ निषिद्ध क्षेत्र जो होता है उसमें आपके स्कूल, कॉलेज, अदालत है, ये सभी चीज़ें आती हैं। तो इनमें क्या हुआ, दिन के समय में 50 डेसिबल से जो ऊपर ध्वनि का स्तर है वो नहीं होना चाहिए। वहीं अगर रात के समय की बात करेंगे तो 40 डेसिबल से ऊपर ध्वनि का स्तर नहीं होना चाहिए। और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, जो कि शैक्षणिक संस्थान है, तो इनमें रात के समय तो ध्वनि का मानक है वो 40 डेसिबल। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई, ठीक है। बहुत ही अच्छा हलवा क्वेश्चन है ये, तो बार बार मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। ध्वनि को हमेशा डेसिबल में मापते हैं, आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा साइंस के अंदर। ध्वनि प्रदूषण को मापने की जो इकाई है वो क्या होती है मेरे भाई? डेसिबल होती है। देखिए ध्वनि प्रदूषण अवांछित या अत्यधिक ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए, एक तो मानव स्वास्थ्य की यहाँ पे बात हुई है, वन्य जीवन के लिए और पर्यावरण की गुणवत्ता पर हानिकारक प्रभाव डालती है। अत्यधिक ध्वनि होगी या ध्वनि प्रदूषण की बात होगी तो एक तो मानव स्वास्थ्य के ऊपर, वन्य जीवन के ऊपर और पर्यावरण की गुणवत्ता के ऊपर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है। तो ये बात है पोल्यूशन के बारे में। गाइस अगर सामान्य मानव कान की बात करें, देखिए मानव कान की जो श्रवण शक्ति होती है, सुनने की क्षमता होती है, अगर हम उसकी बात करें तो 0 डेसिबल से 140 डेसिबल के बीच
ये होती है स्वर्ण सीमा मानव के कान की। लेकिन इसमें अगर 120 डेसिबल से 140 डेसिबल के बीच की अगर कोई आवाज़ है तो वो आवाज़ कैसी होगी, वो दर्द भरी आवाज़ होगी, दर्द का कारण बनेगी। ठीक है, एक चिड़चिड़ापन हमारे स्वभाव में आ जाएगा और वो स्वास्थ्य के लिए खतरा होगी और मानसिक संतुलन ठीक से नहीं हो पाएगा। तो 120 डेसिबल और 140 डेसिबल के जो बीच की ध्वनि है ना, वो काफ़ी डेंजरस होती है। इसके अलावा देखिए, जो कुछ भौतिक मात्रा होती है, द्रव्यमान की बात करें, बल की बात करें, ऊर्जा की बात करें, लंबाई की बात करें या समय की, ठीक है, तो जो ऐसा इकाई है ना, इसमें जो मात्रक होते हैं, ठीक है, दो स्टैंडर्ड है, हमेशा द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, वहीं बल को न्यूटन में मापते हैं, ऊर्जा को जूल में, लंबाई को मीटर में और समय को सेकंड में और ध्वनि को मेरे भाई डेसिबल में। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन देखिए, ध्वनि प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है ना। 3 यहाँ पे कथन दिए हुए हैं, तीनों कथनों पे अच्छे से इनको पढ़ के हमें ये बताना है कि कौन सा इनमें से सही होगा। शोर का स्तर कम हो जाता है क्योंकि हम शोर के स्रोत से दूर चले जाते हैं। अगर कहीं भी शोर हो रहा है, आप उस शोर के पास में हैं और जैसे ही आप उस शोर से दूर जाएंगे तो ध्वनि का स्तर मतलब शोर का स्तर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये बात तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगी। इसके अलावा उच्च सतह द्रव्यमान घनत्व वाले पदार्थ अच्छे शोर बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं। मान के चलिए किसी साइड में डीजे बजा हुआ है, कहीं शोर हो रहा है और बीच में कोई मजबूत दीवार लगी हुई है, तो आपने देखा होगा कि अगर बाहर अगर ज़्यादा शोर हो रहा है और उस दीवार के अंदर अगर आप हो तो आपको कम शोर सुनाई देगा। कहने का मतलब जो उच्च सतह या द्रव्यमान घनत्व वाले जो पदार्थ होते हैं वो अच्छे शोर बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके अलावा देखिए 2PA का ध्वनि दबाव 0 डेसिबल के शोर से मेल खाता है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है ना, वो 0 डेसिबल के शोर से मेल बिल्कुल नहीं खाता है, तो इसलिए ऑप्शन जो आपका थर्ड है ये गलत हो जाएगा। अगर हम सही विकल्प की बात करेंगे तो जो कथन 1 और कथन बी मतलब 2 विचार यहाँ पे दिए हुए हैं, ए और बी, तो ये यहाँ पे एकदम सही हो जाएंगे। अभी जो हमने डिस्कस किया कथन के बारे में, शोर का स्तर कम हो जाता है क्योंकि हम शोर के स्रोत से दूर चले जाते हैं, इसको हमने सही माना और ये बिल्कुल सही बात है। जैसे ही हम स्रोत के पास आते हैं ध्वनि तेज़ हो जाती है और जैसे ही हम दूर जाते हैं ध्वनि कोमल हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शोर का स्तर कम हो जाता है क्योंकि हम शोर के स्रोत से दूर चले जाते हैं। वहीं अगर बात करें, देखिए उच्च सतह द्रव्यमान घनत्व वाले पदार्थ अच्छे शोर बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। क्यों करते हैं, देखिए उच्च द्रव्यमान वाली जो अधिक भार वाली संरचनाएं हैं वो हल्की संरचनाओं की तुलना में कम ध्वनि ऊर्जा का संचार करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण का कारण बन सकता है। 5 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं कि अगर अत्यधिक ध्वनि होगी तो क्या होगा। स्वर्ण क्षीणता का कारण, क्या सुनने में कठिनाई होगी, आप बोलेंगे सर यस, बिल्कुल सुनने में कठिनाई होगी, है ना, सुनने में, समझने में। और देखिए अनिद्रा का, नींद कम आएगी। अगर कहीं डीजे बजा हुआ है बगल में तो क्या आप सो सकते हो, बिल्कुल नहीं सो सकते, है ना। तो अनिद्रा का कारण भी बनेगा अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण। रक्तचाप में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो सकता है क्योंकि आप लगातार अगर आप किसी ज़्यादा शोरगुल में हैं, ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे, तो आपका जो स्वभाव है कैसा हो जाएगा, आपका स्वभाव हो जाएगा चिड़चिड़ा। इससे क्या होगा, रक्तचाप में वृद्धि होगी। ठीक है, श्वसन रोग की देखिए, श्वसन रोग की अगर हम बात करेंगे तो श्वसन रोग संबंधित है मेरे भाई वायु प्रदूषण से। ठीक है, आप बोलेंगे सर यस, वायु प्रदूषण से क्या संबंधित है, श्वसन रोग, तो ये तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो ऑप्शन ई है, कार्य कुशलता में कमी, अत्यधिक शोर की वजह से, प्रदूषण की वजह से कार्य कुशलता में कमी आती है, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ए बी सी और ई, तो ए बी सी और ई, है ना, विकल्प नंबर जो 4 है ना यहाँ पे एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए WHO की अगर बात करें तो WHO के अनुसार गाइस 70 डेसिबल से कम ध्वनि का जो स्तर है वो जीवित जीवों के लिए हानिकारक नहीं होता है, भले ही अनावरण की लंबाई या फिर स्थिरता हो।
तो ये WHO गाइडलाइन है। 70 डेसिबल से कम ध्वनि का स्तर जो भी लिविंग थिंग्स है, जीवित जो जीव है, प्राणी है, ह्यूमन है, ठीक है, उन सब के लिए क्या होगा, हानिकारक नहीं है। विश्व में बाहरी ध्वनि मुख्य रूप से या तो मशीनों से मिलती है, परिवहन से मिलती है, या फिर प्रसार प्रणालियों के कारण होती है। ठीक है, ये बाह्य ध्वनि के बारे में यहाँ पे जिक्र हुआ है। इसके अलावा देखिए WHO के अनुसार ध्वनि प्रदूषण मानव स्वास्थ्य को हानि पहुँचाता है। ठीक है, और वो हानियाँ कौन कौन सी है? एक तो सुनने की समस्या, अगर अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण होगा तो सुनने की समस्या में कठिनाई होगी, श्रवण समस्या हो सकती है, तनाव ज़्यादा आ सकता है, नींद में कठिनाई होगी, संज्ञानात्मक कार्य में कमी, जो आपकी इंद्रियां है वो ठीक से, आपके जो सेंस है वो ठीक से काम नहीं करेंगे। इसके अलावा हृदय संबंधी समस्या, कोई भी हृदय रोग आपको हो सकता है। भावना और व्यवहार में परिवर्तन, जब आपका स्वभाव ठीक नहीं रहेगा तो आपका व्यवहार ऑटोमेटिक और जो आपकी फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, प्रजनन समस्याएं, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जहाँ ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है वहाँ प्रजनन समस्याओं में दिक्कत आती है। विक्षुब्ध करने वाला संवाद, ठीक है, अगर आप प्रभावित है किसी नॉइज़ पोल्यूशन से और फिर अगर किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आपका संवाद एक जो नेचुरल होना चाहिए वो ना हो के कैसा हो जाएगा, विक्षुब्ध प्रकृति का, है ना। आप सामने वाले से गुस्से में बात कर सकते हैं, अकड़ के बात कर सकते हैं, या फिर आप जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति होते हैं वैसे आप संवाद नहीं कर पाएंगे अगर आप ग्रसित हैं एक ज़्यादा ध्वनि पोल्यूशन की वजह से। उच्च रक्तचाप मैंने आपको बता ही दिया कि जो ब्लड प्रेशर है उसका लेवल बढ़ जाएगा। कार्य क्षमता में जो आपकी एफिशिएंसी है, ठीक है, वो कार्य क्षमता में कमी आ जाएगी। आप जो प्रेजेंट में काम कर रहे होंगे, ठीक है, और जितना अच्छे ढंग से आप करते हैं, अगर वहीं नॉइज़ पोल्यूशन से ग्रसित हैं तो आप उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब कार्य क्षमता में कमी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ठीक है, मानव स्वास्थ्य पर जो ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव है ना, वो किसके द्वारा नियंत्रित होगा? क्या ध्वनि की तीव्रता के आधार पर होता है? आप बोलेंगे सर यस। ध्वनि की अवधि के आधार पर होता है? बिल्कुल ठीक बात है। व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, तो क्या आप ये बताओ, व्यक्ति की सामाजिक और जो आर्थिक स्थिति है, मान के चलो कोई मिडिल क्लास है, कोई लोअर क्लास है, कोई अपर क्लास है, क्या ये जो सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति होती है, क्या उसके अकॉर्डिंग ध्वनि प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य को कोई प्रभाव पड़ेगा? है ना भाई, कोई मैच हो ही नहीं रहा, है ना। ये जो बात यहाँ पे लिखी हुई है, इसका ध्वनि प्रदूषण से और मानव के स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर, है ना, कोई भी बात यहाँ पे मैच नहीं हो रही। तो ऑप्शन जो सी है ना, यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, मानव के कान की संवेदनशीलता, है ना, संवेदनशीलता यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। आप कोई भी जब बात करते हैं किसी व्यक्ति से, किसी की श्रवण शक्ति इतनी अच्छी होती है, आप धीरे से बोलेंगे, है ना, उसे सुन जाएगा। ठीक है, मतलब संवेदनशीलता उसकी ज़्यादा होती है। वहीं अगर ज़्यादा आप शोर के अंदर से आप कहीं आ रहे हो, मान के चलो आप 1 घंटा 1.5 घंटा अगर डीजे के सामने होते हो, तेज़ वॉइस में होते हो जहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है ना, तो जो आपकी संवेदनशीलता है ना, वो कम हो जाएगी। अगर कोई धीरे से बोलेगा तो आपको सुनाई नहीं देगा। तो मानव की कारण संवेदनशीलता है वो भी मतलब कि इसको प्रभाव को नियंत्रित करती है। ध्वनि की आवर्ती सीमा, ध्वनि की आवर्ती सीमा किस में होती है? हर्ट्ज में होती है, आगे आपको बताऊंगा मैं। तो ये भी इसको प्रभावित करती है। तो एक ऑप्शन जो सी है, इसको छोड़ के ए, बी, डी और ई, कौन से ऑप्शन में मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए, बी, डी और ई यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें सुनने के लिए, शोर का जोखिम 2 कारकों पर निर्भर करता है। वो कौन सा है? एक तो ध्वनि की तीव्रता का स्तर और एक उसकी अनावर्ती की अवधि, इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। सामान्य जो मानव कान है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्तियों के साथ ध्वनि को सुनने में सक्षम होता है। वहीं अगर डेसिबल की मैं बात करूं तो 0 से 140, ठीक है। डेसिबल में कितना है मेरे भाई? 0 से 140 की जो ध्वनि होती है डेसिबल की, वो सुनने में सक्षम होता है। लेकिन अगर मैं हर्ट्ज में बात करूं तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो आवृत्ति है, तो सामान्य मानव का जो कान है उसको सुनने में सक्षम होता है, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं? श्रव्य आवर्ती सीमा। अगर आपसे पूछ लिया जाए श्रव्य आवर्ती सीमा, सुनने की जो आवर्ती सीमा होती है वो कितनी होती है? वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। चलिए, आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही है और आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।
ठीक है। इसके अलावा देखिए मानव स्वास्थ्य पर तो ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव है। ठीक है, वो ध्वनि की तीव्रता, अवधि, मानव कान की संवेदनशीलता और ध्वनि की आवर्ती रेंज, अभी जो हमने ऑप्शन में डिस्कस किया है ये वही चीज़ है। ठीक है, इसके द्वारा ये चीज़ें नियंत्रित होती है। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को बिल्कुल ठीक से करना है। और देखिए गाइस, कोई भी डाउट अगर आपको रहता है ना किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। अगर क्लास में कोई इम्प्रूवमेंट करना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपका सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और पर्सनली मुझसे जुड़ने के लिए मैंने टेलीग्राम जो लिंक है वो दे रखा है, जहाँ से आपको PDF और नोट्स वगैरह मिलते हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज दीपक टेक्निकल अड्डा है, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, पर्सनली मुझसे बात भी कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम जो पेज है, ठीक है, कुमार दीपक ऑफिशियल के नाम से, वहाँ भी आप लोग जुड़ सकते हैं। अभी जो आपका एग्ज़ाम का टाइम है लगभग 1 महीना शेष रह गया है, तो उस 1 महीने में जो भी आप तैयारी करेंगे और जो भी प्लानिंग के साथ में करेंगे, ठीक है, आपकी वो प्लानिंग ही डिपेंड करेगी आपके सिलेक्शन को। तो जो भी चीज़ पढ़े अच्छे से पढ़े, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद को अवेयर होने की ज़रूरत है मेरे भाई। कोई टीचर क्या पढ़ा रहा है, कितना पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, ठीक है, आप ज़रूर पढ़े, लेकिन एक अवेयरनेस के साथ में पढ़े, है ना। अब जो समय है ये फालतू चीज़ों को पढ़ने का बिल्कुल भी नहीं है। देखिए आज की जो क्लास मैंने डिज़ाइन की है, इस क्लास में मैंने हर लेवल के जो क्वेश्चन है नॉइस पोल्यूशन के, एक बेसिक लेवल के क्वेश्चन से एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, उन सबको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, ताकि एग्ज़ाम का लेवल चाहे मॉडरेट रहे चाहे अपर रहे, कैसा भी रहे, है ना, हमें अपने आप को हर सिचुएशन के लिए तैयार करना है मेरे भाई। क्योंकि ये जो मौके हैं ना सिर्फ एक बार ही मिलते हैं, 10 साल बाद ये मौका मिला है, तो ये हाथ से जाना नहीं चाहिए। स्पेशली उन भाइयों का जो मेरे से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है, जो रेगुलर वेट करता है मेरी क्लास का, उन भाइयों के लिए विशेष निवेदन है। ठीक है, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। कोई भी डाउट अगर आपका होता है आप कमेंट कर दे, हर कमेंट का रिप्लाई मैं करता हूँ इंडिविजुअली। आपने देखा होगा ऐसा कोई कमेंट नहीं होगा जिसका मैंने रिप्लाई नहीं दिया हो। ठीक है, कोई भी समस्या अगर होती है मेरे दोस्त, आप मुझे इंडिविजुअली रिप्लाई कर सकते हैं, आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा। समय भले ही थोड़ा सा लग जाए, लेकिन सॉल्यूशन हर चीज़ का होगा, वो भी एग्जाम से पहले होगा। क्वेश्चन को आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन से ध्वनि प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव है ना। ऑप्शन जो ए है, कथन जो ए है, श्रवण का आंशिक नुकसान होना या बहरापन। देखिए बात यहाँ पे हुई है कि कौन से ध्वनि प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव है। ध्वनि प्रदूषण जो प्रतिकूल प्रभाव होंगे ना, उनकी मेरे भाई यहाँ पे बातचीत हुई है। क्या ध्वनि प्रदूषण से बहरापन आता है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल आता है, तो ये ऑप्शन ए भी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। क्या प्रजनन प्रणाली को प्रभावित करता है वो नॉइज़ पोल्यूशन? बिल्कुल करता है। क्या भ्रूण में दोष विकसित हो सकते हैं? बोलेंगे बिल्कुल हो सकते हैं। यह संचार कौशल और सोच की आवश्यकता वाले कार्यों में मानव प्रदर्शन को प्रभावित करता है? बिल्कुल करता है। यह रक्तचाप बीपी का कारण बनता है? तो बिल्कुल बनता है। देखिए सारे ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर कहीं भी ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो बहरापन की समस्या भी इंसान को हो सकती है, जो प्रजनन प्रणाली है वो भी प्रभावित हो सकती है, भ्रूण में कोई दोष भी विकसित हो सकता है, और जो संचार कौशल और सोच की आवश्यकता वाले कार्य होते हैं जहाँ पे आपको सोच समझ के काम करना होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो आपका प्रदर्शन है वो भी प्रभावित हो सकता है। मान के चलिए आप कहीं प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं और एक अच्छे मूड में है, लेकिन किसी ज़्यादा शोर की वजह से, चाहे वो व्हीकल का शोर हो, किसी ध्वनि यंत्र का शोर हो, उस शोर की वजह से आप डिस्टर्ब हो गए, तो आप मुझे बताओ कि आपका प्रदर्शन वहाँ पे कैसा रहेगा? आपका प्रदर्शन वहाँ पे प्रभावित होगा। ठीक है, तो ये भी ध्वनि प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव कैटेगरी में आता है। और ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, ये भी अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। तो जो विकल्प नंबर 4 है, ठीक है, ए बी सी डी और ई सारे ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आगे देखिए मेरे भाई, ग्रीन मफलर के संबंध में यहाँ पे बात हुई। ग्रीन मफलर यहाँ पे लगा लो आप, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपके करंट अफेयर से संबंधित भी है, और साथ में जो आपका व्हीकल पोल्यूशन है जो कि नॉइज़ पोल्यूशन है, ठीक है, उसके संबंध में भी ग्रीन मफलर का जो कंटेंट है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। देखिए अगर मृदा प्रदूषण की बात करें, सोल प्रदूषण की, तो ये तो गलत हो जाएगा। वायु प्रदूषण भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ग्रीन मफलर का जो सीधा संबंध होता है मेरे भाई ध्वनि प्रदूषण से होता है। किससे होता है? ध्वनि प्रदूषण से होता है। तो
चलिए इसके बारे में बात करते हैं भाई, ये होता क्या है। ग्रीन मफलर योजना की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, ठीक है। ग्रीन मफलर योजना, ग्रीन मफलर आबादी वाले क्षेत्रों के आसपास या सड़कों, औद्योगिक क्षेत्रों, राजमार्गों के पास, सोसाइटी इत्यादि जैसे सौर स्थानों पर 4 से 6 पंक्तियों के पौधों को लगाकर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है, ठीक है। ग्रीन मफलर तो क्या होता है कि जो आबादी वाले क्षेत्र हैं या फिर सड़क है, औद्योगिक क्षेत्र है, राजमार्ग है या कोई सोसाइटी है, ठीक है, जहाँ पे शोर ज़्यादा होता है, तो उन स्थानों पर 4 से 6 पंक्तियों में पौधों को लगाकर ध्वनि प्रदूषण को कम किया जाता है। कम करने की टेक्निक है ये, एक तकनीक है ये, ठीक है। और इस योजना का नाम क्या है मेरे भाई? ग्रीन मफलर। बोलो ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो ग्रीन मफलर के बारे में आपको पता होना चाहिए। संबंधित किससे है? तो नॉइज़ पोल्यूशन से, ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन से संबंधित है। इसमें जो पौधे लगाए जाते हैं वो 4 से 6 पंक्तियों में है ना, ये बात पे आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसमें जो पौधे लगाए जाएंगे वो 4 से 6 पंक्तियों में। और ये पौधे कहाँ लगाए जाएंगे? तो ये जो भी औद्योगिक क्षेत्र है, राजमार्ग है, सोसाइटी है, सड़क है, ठीक है, या फिर जो जहाँ पे ग्रीन मफलर आबादी, ठीक है, ज़्यादा आबादी या क्राउड वाला जो क्षेत्र होगा वहाँ पे इस योजना को लागू किया गया है, ताकि नॉइज़ के स्तर को कम किया जा सके और इससे हमारी जो जीवन शैली वो प्रभावित ना हो, उससे बचाव के लिए ये सब चीज़ें की जाती है। गाइज अगर देखिए इसमें और आगे हम चर्चा करें तो जो घने पेड़ है वो ध्वनि प्रदूषण को कम करे, क्योंकि वे शोर को बाहर निकालते हैं और नागरिकों तक पहुंचने से रोकते हैं। जो घने पेड़ होते हैं ना, जैसे हमने 4 से 6 पंक्तियों में पौधों को लगाया, तो ये क्या करेंगे? ध्वनि प्रदूषण को कम करेंगे, ठीक है। शोर को बाहर निकलने से रोकते हैं ये, ठीक है, उस ध्वनि को अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं ताकि वो ध्वनि बाहर लोगों तक नहीं पहुंच पाए। आपने देखा भी होगा जितने भी नेशनल हाईवे होते हैं, ठीक है, नेशनल हाईवे में क्या होता है कि बीच में एक अलग से पट्टी होती है ना पौधों के लिए, ठीक है, एक साइड आने वाली होती है और एक साइड जाने वाली होती है, लेकिन बीच में क्या लगे होते हैं? ठीक है, बीच में पौधे लगे होते हैं। वो पौधे एक तो पोल्यूशन को कम करते हैं, जो भी CO2 निकलती है वाहनों से, ये जो हानिकारक गैसें होती है उनको ऑब्जर्व करके ऑटो में कन्वर्ट करता है। सबसे पहला काम तो पौधों का ये हो गया। इसके अलावा, ठीक है, अगर एक साइड से किसी व्हीकल ने हॉर्न प्रेस किया, ध्वनि, एक तो वाहन के चलने से ध्वनि होती है, दूसरा बार बार हॉर्न को यूज करने से ध्वनि का पोल्यूशन होता है। तो उस ध्वनि के स्तर को कम करने के लिए, ताकि एक सड़क से जाने वाले वाहन दूसरे सड़क पर आने वाले वाहन या जाने वाले वाहन को प्रभावित ना करे, उसके लिए, ठीक है, बीच में तो एक स्पेशल है ना 4 से 5 या बिल्कुल सघन जो वृक्षों की पट्टी लगाई जाती है ना, वो ग्रीन मफलर योजना के अंतर्गत ही आती है। तो आप सभी भाइयों को ये चीज़ें याद रखनी ग्रीन मफलर योजना के बारे में। अगर इसके अलावा बात करें अंतर्दहन इंजन के निकास से, ठीक है, अंतर्दहन इंजन के निकास द्वारा उत्सर्जित शोर की मात्रा को कम करने के लिए भी एक उपकरण है, जिसकी मैंने अभी बात की है। नेशनल हाईवे पे आप लोग देख सकते हो, जो भी अंतर्दहन इंजन होते हैं, इन इंजन के द्वारा जो भी पोल्यूशन जनरेट होता है या आवाज़ जो होती है, चाहे वो एयर पोल्यूशन की बात करें या नॉइज़ पोल्यूशन की बात करें, दोनों को जो ये पेड़ पौधे हैं ऑब्जर्व करने का काम करते हैं, ठीक है। इस योजना में ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए घर या निवासी इलाकों के आसपास अशोका और नीम के पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए जो भी घर या निवास स्थान है या फिर कोई भी कॉलोनी है, उसके आसपास आपने देखा होगा अशोक और नीम के पौधे लगाए जाते हैं, ताकि कम से कम ध्वनि प्रदूषण हो और प्रदूषण को कंट्रोल किया जाए। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है जब ध्वनि तरंगे बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमें ध्वनि प्रदूषण की बात करनी है। देखिए, जो सुनने की क्षमता होती है ना इंसान की, वो तो 0 से 140 मैंने बात कर ली, उसमें से 120 डेसिबल से 140 जो होती है वो ख़तरनाक होती है, ठीक है, एक दर्द का कारण बनती है। इसके अलावा अगर मैं हर्ट्ज़ में बात करूँ मेरे भाई, तो हर्ट्ज़ में हमने क्या देखा था
20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है ना, मानव कान उनको सुन सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग है, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। यहाँ पे डेसिबल में बात हुई है, वो डेसिबल कौन सा है जिससे ध्वनि प्रदूषण की स्टार्टिंग होती है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखिए, 30 से 40 डेसिबल की जो ध्वनि है ना, वो ध्वनि प्रदूषण को उत्पन्न करती है। मतलब अगर 30 डेसिबल की ध्वनि होगी और 30 से ऊपर जितनी भी ध्वनि होगी, मान के चलिए ध्वनि प्रदूषण वहाँ से उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके संबंध में अगर बात करें, देखिए ध्वनि प्रदूषण को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा 65 डेसिबल से अधिक के शोर के रूप में परिभाषित किया गया है ना। ये तो WHO की बात है कि 65 डेसिबल से अधिक का अगर शोर है तो वो ध्वनि प्रदूषण कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर विशेष रूप से शोर की बात करें तो 120 डेसिबल से अधिक तो क्या अप्रिय हो जाएगा। अगर कोई भी शोर 120 डेसिबल से अधिक हो रहा है तो वो अप्रिय हो जाएगा, मतलब सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और 75 डेसिबल से ऊपर है वो खतरनाक हो जाता है मानव स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। 120 डेसिबल से अधिक तो अप्रिय हो गया, सुनने योग्य नहीं होगा वो तो। और अगर 75 डेसिबल से ऊपर है तो वो खतरनाक है, मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा है, जो कि ठीक नहीं है। इसके अलावा देखिए, शांतिपूर्ण नींद रात में 30 डेसिबल से ऊपर परिवेश शोर के स्तर से प्राप्त नहीं की जा सकती। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि कम से कम जो स्तर होता है ना, वो 30 डेसिबल से कम का होता है, एक सही। अगर आप रात में ठीक से सो पा रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर जो नॉइज़ का लेवल रहेगा वो 30 डेसिबल से कम रहेगा। अगर 30 डेसिबल या इससे ऊपर होता है तो आप ठीक से रात में नींद नहीं ले पाएंगे। इसलिए जो क्वेश्चन था, कम से कम जो है ना ध्वनि का लेवल, अगर वो 30 से ऊपर होगा तो ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। आई थिंक आपको जवाब मिल गया होगा आपके आंसर का बिल्कुल सही लेवल में। इसलिए कहता है कि ध्वनि प्रदूषण तब उत्पन्न होता है जब ध्वनि तरंगे 30 से 40 डेसिबल से अधिक हो जाती है, ठीक है। गाइज़, ये क्लास आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए थे ताकि हर प्रकार के क्वेश्चन आपके अच्छे से कवर हो जाए और एग्ज़ाम में आप लोग एक अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी वो डीजल, पेट्रोल और CNG वाहनों से जो होने वाले पोल्यूशन है ना, उनके संबंध में रहेगी। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर और अच्छे ढंग से हो रही है। आप आगे भी अच्छे से तैयारी करें और मिलता हूँ बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।